लैंडलेस हो रहे हैं। फार्मर के पास ज़मीन बहुत कम होती जा रही है और ज़मीनों की कमी होने की वजह से लोग ये सोचते हैं अभी हमारा परिवार का गुजारा कैसा होगा। मछली की जो पालन है, हमारा साल की इनकम है, ये साल में 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपया हमारा प्रॉफिट आता है। जब ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा तो बेईमान हो जाएगा कोई ना कोई भी बेईमान हो जाएगा। तो वहाँ पे जब उन लोगों ने प्रॉफिट दिखा तो उन्होंने कह रहा है आपसे नाता तोड़ लिया। हाँ। 5 एकड़ जमीन अपनी जो ये शुरू में ली फादर से, तो मेरे भाई भी मुकर गए थे। अच्छा। कहने लगे जमीन में गड्ढे खोद के तू क्या करेगा भाई, कल को बच्चे क्या खाएंगे, तू तो गड्ढे खोद देगा। सरकार ने खुद ब खुद हमारे को बुला के पद्म श्री दिया। अगर 100 से 150 ग्राम मछली इंसान डेली खाए तो उसकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा फास्ट काम करेगी और इनसे भी छुटकारा मिलेगा जो हम बीमारियों का नाम ले रहे हैं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया उस जैसा। ये पानी जो है ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि पानी बिना जो है कुछ भी नहीं है। पानी हमारे जीवन का आधार है। और इसी पानी की अगर बात करें तो इस पानी में एक और चीज़ रहती है जो है मछली। जी हाँ, मछलियाँ जो हैं वो पानी में रहती हैं और उनके लिए ये कहा जाता है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। जब हम मछली की बात करते हैं और इसके साथ जुड़ जाता है मछली पालन, तो फिर बात जो है वो अलग हो जाती है, क्योंकि मछली पालन की बात आती है तो फिर आती है बात किसान की। एक ऐसे किसान की जो पारंपरिक खेती को छोड़कर मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ा और ऐसा जुड़ा कि आज मछली पालन के ज़रिए वो विदेशों में जा रहे हैं और विदेशों के लोगों को मछली पालन सिखा रहे हैं। तो आखिरकार वो कौन किसान हैं और कैसे वो पहुंच गए विदेश, और विदेश से ना सिर्फ पहुंचे बल्कि वो लोग जो हैं विदेश वाले वो उनके पास भी पहुंच रहे हैं कि हमें मछली पालन सिखाइए। हम बैठे हैं इस वक्त नीलो खेड़ी में और ये फिश फार्म है। उन किसान से आपकी मुलाकात करवाते हैं और बातचीत करवाते हैं और आपको जानकर ये खुशी होगी कि कितने लंबे समय से वो फिश फार्मिंग कर रहे हैं और उनका आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम है और भारत सरकार ने उनको इस क्षेत्र में काम करने के लिए पद्म श्री तक नवाजा हुआ है। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि वो कौन किसान हैं और कैसे वो इस फील्ड में आए, कैसे मन हुआ कि हाँ हम मछली पालन करें और एक अलग विधा जो है किसानी की उसमें जाएं और इसको एक अच्छे रोज़गार के रूप में स्थापित करें और लोगों के लिए एक मिसाल कायम करें। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसान से जो लंबे समय से फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, कैसे उन्होंने ये कारोबार शुरू किया, कैसे आज वो इस मुकाम पर पहुँचे कि दूर दूर से लोग उनसे सीखने आते हैं और वो भी विदेशों में सिखाने तक जाते हैं। सर, सबसे पहले तो माई हिंदी टीवी पर आपका स्वागत है और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आप थोड़ा बताएं कि कैसे आपने ये कारोबार शुरू किया। बैठकर बातचीत करते हैं सर। आइए, सुल्तान जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और आपके सवाल हमारे सवाल जो हैं उनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सुल्तान जी, आप सबसे पहले हमारे यहाँ हमारे फार्म पे आपके चैनल का स्वागत है जी। और मेरा नाम सुल्तान सिंह, गांव बुटाना, जिला करनाल से हूँ जी और मछली पालक हूँ, साथ में इंटीग्रेशन फिश फार्मिंग का काम करता हूँ मैं। इसके अलावा मैं पोल्ट्री का, डेयरी का, इस तरीके का काम भी करता हूँ। एक ही जगह पे खेती भी करता हूँ जी। तो 30 एकड़ में मैंने ये फार्म बनाया था। 1983 में जब मैंने काम शुरू किया तो उस टाइम मैंने पंजाब पंचायती तालाब ठेके पे लेके 500 रुपये में तो उसमें काम शुरू किया था और उस पर 1 साल में मेरा जो उस पर खर्चा आया था 20,000 रुपये खर्चा आया था। तो 1.5 साल के बाद जब मैंने उसके अंदर हार्वेस्टिंग किया तो मेरे को उसमें से 1,62,000 रुपये प्राप्त हुए जी। तो ये 1983 की बात है। ये 1983 की। जब 1,62,000 रुपया मेरे को प्राप्त हुआ तो कुछ ज़मीन मेरी कालर भूमि पड़ी हुई थी। तो पहले क्या था, जितना भी सीड जो बच्चा होता मछली का बीज हम कलकत्ता से मंगाते थे, बंगाल से जी। रास्ते में उसको काफ़ी नुकसान होता था, ट्रेन द्वारा आता था
40-40 50-50 घंटे लग जाते थे। इतना टाइम सर्वाइव नहीं करता था। जी तो कई दफ़ा धूप होने की वजह से वो बीच में मर जाता था। जी। तो फिर मैंने 1984 में अपने फार्म पे ना रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम की एक हैचरी चाइनीज़ मॉडल लगाई। तो मैंने यहीं पे बीज पैदा करना शुरू किया। तो जब मैंने पहले साल बीज पैदा किया तो उस समय हमसे मैंने 30,000 रुपये का सीड सेल भी किया और अपने जितने मेरे पंचायती तालाब थे उनमें मैंने स्टॉक भी किया। जी। तो सभी तालाबों से मेरी काफ़ी इनकम होती थी। तो मैंने हर इस तरीके से इन तालाबों को कोई नहीं पट्टे पे लेता था। जब मेरे तालाबों में मछली निकलना शुरू हुआ ना तो मैंने आसपास के कम से कम 20-25 गांव के तालाब पट्टे पे लिए और वो तालाब पट्टे पे लेके सब में मछली पालना शुरू किया। जैसे मैंने शुरू किया तो वहाँ के जो गांव के बेरोजगार लड़के थे वो आगे तमाशे के रूप में जब हम मछली पकड़ते थे उधर आके देखते थे। अच्छा जी। और मेरे से क्वेश्चन करते थे भाई इसमें कितनी कमाई होती है, कैसे कैसे आप इसमें काम करते हैं। हाँ जी। तो आज ज़्यादा नहीं मैं कहता, मैंने 20 से 25,000 लोगों को ट्रेनिंग की है इसमें। अच्छा और आज कम से कम 10,000 लोग तो हमारे इंडिया के हमारे जो हरियाणा के बच्चे हैं वो इसमें कामयाब हो रहे हैं और सब अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अच्छा। तो अगर उनसे मैं बात करूँ उनको जब भी तो वो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं क्योंकि उनको इस रोज़गार पे लगाया था। हाँ जी। और उनसे भी मेरे को काफ़ी सहयोग मिलता है। जब मैं किसी प्रकार का कोई फंक्शन करता हूँ तो उन लोगों को बुला के और सबसे आगे रहते हैं। सभी ट्रेनिंग के रूप में भी पीछे मैंने गवर्नमेंट हरियाणा की ट्रेनिंग कराई थी तो उसमें 1600 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया। तो गवर्नमेंट ने मेरे को उसमें ट्रेनिंग के रूप में पैसा भी दिया था। और सभी किसानों को और हमारे जितने डिपार्टमेंट के लोग थे उनको मैंने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दे के और उनको इस काम पे लगाया। तो इसके अलावा मैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी 3-4 करा चुका हूँ। जैसे हमारे ये अफ़गानिस्तान की है, इधर अफ्रीकन कंट्री की है, तो इनमें जाके मैं खुद ट्रेनिंग कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं काम करता हूँ। फिर उसके बाद आने वाले टाइम में हमारे को लैंडलेस हो रहे हैं, फार्मर के पास ज़मीन बहुत कम होती जा रही है और ज़मीनों की कमी होने की वजह से लोग ये सोचते हैं अभी हमारा परिवार का गुजारा कैसा होगा। मैं किसान को ये कहता हूँ 1-2 एकड़ किसी किसान के पास अगर ज़मीन है ना तो उसमें उसका बहुत अच्छा गुजारा हो सकता है। 2 एकड़ का तालाब उसमें 1.5 एकड़ का तालाब बनाए, आधा एकड़ में उसमें डेयरी, पोल्ट्री, बकरी, गोटरी किसी भी तरह का वो काम कर सकता है। तो साथ में उनकी जो मैन्यूर जो उनकी गोबर वगैरह निकलेगा वो तालाब में घेर के फीड का काम करेंगे। जैसे पोल्ट्री है, मान लो 1000 पोल्ट्री रखा, 600-700 अंडा डेली मिलेगा। तो हमारे जो घर के खर्चे हैं डेली के 600-700 अंडे से हमारा डेली का खर्चा घर का निकल जाएगा। और मछली की जो पालन है हमारा साल की इनकम है, ये साल में 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपया हमारा प्रॉफिट आता है। 3-4 लाख रुपया एक साथ किसान के पास एक साल में मछली से आ जाएगा। ये कितना पैसा लगाने के बाद 3-4 लाख आएगा? ये पहले शुरू में हम कम से कम 5 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। वो तो एक साल की देखो 10 साल के लिए हमने लगा दिया। जैसे हमने वो लगाया है तो वो तो हर साल नहीं लगेगा। हर साल तो हमारा जो पैसा लगेगा बीज के ऊपर और उसकी खुराक के ऊपर लगना है, वो हमारा जो लगना है 3 से 4 लाख रुपया लगना है। और हम मछली जो निकालेंगे 7 से 8 लाख रुपए की निकालेंगे। हर साल जो 7 से 8 लाख रुपए की मछली निकालेंगे 50% उसमें खर्चे है, 50% हमारे को बचत प्रॉफिट है। हाँ, तो इस तरीके से छोटा किसान अपनी एक आजीविका इस धंधे से अच्छी तरह कमा सकता है। हाँ, इसके साथ साथ कम जगह में कम पानी में हमने एक प्रोजेक्ट लिया था इजराइल का टेक्नोलॉजी का, उसको बोलते हैं RAS, RAC, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। कम जगह में कम पानी में ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे ले जाए। तो हमने वो जो लगाया है वो सर्दी गर्मी हर मौसम के लिए इंडोर प्लांट है और वो सक्सेसफुल है। अगर कोई RS लगाता है तो हमारा आधे एकड़ में हम एक RS लगाते हैं और उसकी जो इनकम है साल की वो 15 से 20 लाख रुपए हमारे को एक RS से हर साल मिल जाती है। और तो उसका खर्चा कितना है फिर? उसका खर्चा भी यही है। उसका पहले साल 50% ही है। हाँ, पहले नहीं, उसका जो लगाने का खर्चा है वो कम से कम 1 करोड़ रुपया लगेगा। अच्छा जी। हाँ, तो उसका 1 करोड़ लगाने के बाद वो सारी उम्र का हमारा एसेट्स है, वो तो हम उससे फिर दोबारा तो हमने उसमें कुछ लगाना नहीं है। बड़े किसानों के लिए? ये बड़े किसानों के लिए नहीं, छोटा भी किसान लगा सकता है उसको। अच्छा जी। कम जमीन वाला किसान लगा सकता है उसको। नहीं, फिर खर्चा 1 करोड़ लाना भी तो वो बैंकों की, या आजकल मोदी जी ने हमारे मोदी साहब ने बहुत
फैसिलिटीज़ दी हैं किसानों के लिए मत्स्य योजना के तहत काफ़ी सब्सिडी भी दे रहे हैं। अच्छा। डिपार्टमेंट से सलाह करके किसान जो भी है हमारा, वो डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो बैठे हैं वो पूरा प्रोजेक्ट उनको समझा देंगे, उस तरीके से वो बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट लगा सकता है। तो इस तरीके की सुविधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे के लिए, फार्मर के लिए बहुत सुविधा दी हुई है। तो हमारी जो CM है वो भी फिशरीज के ऊपर काफ़ी उनका फोकस है भाई, हर आदमी, जैसे हमारे जो हरियाणा का कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें सलाइंग वाटर है, उसमें खेती हम कर नहीं सकते नमकीन पानी के अंदर, तो नमकीन पानी की अलग से मछली है हमारा जो, जिसको हम झींगा पालन करते हैं। तो झींगा पालन करके उसमें 50% गवर्नमेंट दे रही है, 50% बैंक से लेके, और उसमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। 1 एकड़ से 10-10 लाख रुपया किसान झींगा पालन में कमा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीमें दी हैं, उनको किसान ने लाभ लेना चाहिए। तो मेरा उन लोगों से ये सुझाव है। तो उसके साथ साथ जैसे ही फिर इसका हमने ये सोचा था, आने वाले टाइम में अब बहुत सी बीमारियाँ होगी हैं इंसान के अंदर, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है। तो ये जैसे कोरोना में था, इम्यूनिटी काम नहीं करती इंसान की। अगर 100 से 150 ग्राम मछली इंसान डेली खाए तो उसकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा फास्ट काम करेगी, और इनसे भी छुटकारा मिलेगा जो हम बीमारियों का नाम ले रहे हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो डॉक्टर सबसे पहले यही कहता है मछली खानी शुरू करो। अगर अपनी डाइट में हर आदमी 200 ग्राम, 150 ग्राम, 100 ग्राम मछली ऐड करता है तो वो बीमारियों से भी अपना छुटकारा पा सकता है। तो मेरा ये सुझाव है हर आदमी से, जो अगली जनरेशन है उनको ज़रूर मछली खिलाए, ताकि वो इस सिस्टम से, बीमारियों से लड़ सके, इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। सर, आपने जब शुरुआत की, आपने बताया कि आप तब कॉलेज में थे, उस वक्त कॉलेज में जाना यानी आप अच्छी एजुकेशन जो है 1983 की बात आप कर रहे थे, तो अच्छी एजुकेशन ले रहे थे। तो उस वक्त तो नौकरियां, मुझे लगता है कि जिसने अच्छी पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन की है, तो उसके लिए नौकरी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। तो फिर आपका कैसे इस तरफ हुआ कि हाँ मुझे मछली पालन करना है, और जब शुरुआत की तो घर वालों का कैसा रिस्पॉन्स था? दरअसल जब मैंने शुरू किया ना काम, तो हमारे ना गांव का एक SC लड़का था, और वो कहीं से नहर से 3-4 मछली पकड़ के लेके आया। अच्छा। तो उस टाइम जो इंसान की दिहाड़ी थी ना, दिहाड़ी 12 से 15 रुपए के बीच में थी सिर्फ। तो उस टाइम यही रहता था। तो 12 से 15 रुपए में भी अच्छा गुजारा करते थे लोग उस टाइम के। तो जब उसने मेरे सामने 60-70 रुपए की जो मछली 3-4 बेची ना, 5-6 किलो मछली थी वो, तो उसको 60-70 रुपए मिले, तो मेरा वहीं से थोड़ा मन किया भाई ये बिजनेस भी बहुत अच्छा चल सकता है। तो उस आदमी को देख के मैंने ये काम शुरू किया था। अच्छा, फिर आपके मन में आया कि हाँ, तो मैंने शुरू कर दिया था उसको देख के, उससे आइडिया मिला था मुझे भाई ये काम अच्छा है, ये क्यों नहीं अपनी खेती में ही करा जाए। अच्छा। तो मैंने अपनी खेती में 30 एकड़ में आज ये फार्म बनाया हुआ है। तो फिर जब आपने घर में बताया होगा कि हाँ मुझे मछली पालन करना है, तो घर वालों ने नहीं? मैंने घर वालों से कुछ नहीं बताया। कॉलेज में पैसा इकट्ठा हुआ था, जो पॉकेट मनी थी मेरे पे 20,000 रुपया। अच्छा। उसी से काम स्टार्ट किया मैंने। अच्छा जी। 3 साल तो मैंने घर भी नहीं बताया, पता लगा मेरे ये मछली पालन कर रहा है। अच्छा। मैंने उसी लड़के को पार्टनर लिया साथ में, जो मछली बेच रहा था। हाँ, उसी को मैंने पार्टनर लेके, और उसको मैंने पैसे देके उससे काम चालू करवाया था। मैं तो ये काम चालू कर, तुम करो, पैसा मेरा और काम तुम देख तुम करो, देख रेख तुम करो, पैसा मैं लगाऊंगा। और फिर सर जब उससे कमाई हुई, हाँ, तो उसको 50% दिया। नहीं, उसको तो दिया, हाँ। लेकिन घर वालों का फिर घर वालों ने पता लग गया भी यहाँ पैसा इसने अच्छा कमा लिया है। अच्छा। तो मैं अपनी गाड़ी ले आया 84-85 में, नई मारुति। अच्छा जी। तो घर वाले देखते हैं भी ये कहाँ से ले आया, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, गाड़ी ले रहा है। अच्छा। तो फिर घर वालों ने बेत खुल गया मेरा, ये मछली पालन कर रहा है। अच्छा। तो कभी किसी ने रोक टोक किया ही नहीं है। फिर मैंने 5 एकड़ जमीन अपनी, जो ये शुरू में ली फादर से, तो मेरे भाई भी मुकर गए थे। अच्छा। कहने लगे जमीन में गड्ढे खोद के तू क्या करेगा भाई, कल को बच्चे क्या खाएंगे, तू तो गड्ढे खोद देगा, कल वो जवान होंगे तो उन्होंने अगर ये काम नहीं करना तो वो गड्ढे का क्या करेंगे। तो आज मेरे बच्चे भी इस गड्ढे में लगे हुए हैं। अच्छा, और मैं भी इसमें लगा हूँ। पूरा परिवार जो मेरी फैमिली है इस मछली से काम कर रही है। हाँ, तो इसके साथ साथ मछली खाना हमारे उसमें नहीं था, अब हम डेली में 200 ग्राम मछली खाता हूँ दोपहर को। अच्छा जी। और ऐसे ही मैंने आगे जो बच्चे हैं मेरे, उनको सबको खिलाना सिखाया है। अच्छा। तो मैं इसके साथ साथ मछली पालन के साथ साथ मैंने अपना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया हुआ है। अच्छा। जिसमें इसका हमने वैल्यू एडिशन किया है। तो इसमें 15 से 16 किस्म के प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। अच्छा। जैसे फिश नगेट है, फिश बर्गर है, फिर फिश पिज़्ज़ा है, ये चीज़ें सारी की सारी। अच्छा। हम इसके अंदर बना रहे हैं। अच्छा। और ये हमारा पूरे इंडिया में जा रहा है। तो अचार इसके अचार भी है, इसका अचार भी है, सब चीज़ बनाते हैं हम जितनी भी है जो मछली खाने का। और इसकी सेल्फ लाइफ जो है 1 साल की है। अच्छा। 1 साल अपने फ्रिज में रखे,
कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा। कोई इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, ऑर्गेनिक है 100%। फिश अगर देखा जाए तो ये फूड सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक माना गया है, ऑर्गेनिक होना है, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई प्रिजर्वेशन नहीं है। हाँ, तो ये -40 पे टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, और इसमें हमारा सबसे अच्छा सिस्टम है। हमारे यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े अच्छे जो फार्मर हैं, वो हर रोज़ यहाँ पे फार्म पे आते हैं और मछली देखते हैं और वो पूछते हैं इसके बारे में, हम कैसे करें। तो मैंने फिश बाइट के नाम से अपना ब्रांड बनाया हुआ है। अच्छा। जो कि मेरे आने वाले टाइम में हर इंडिया में हर शहर में फिश बाइट के नाम से एक आउटलेट होगा। अच्छा जी, चलो उसके लिए आपको सर अग्रिम शुभकामनाएं। हाँ जी, धन्यवाद आपका। सर जैसे आपने इतने लंबे समय से मतलब 83 में शुरू किया, 84 में, और आप आज सक्सेसफुल हैं। कई बार सर ऐसा होता है कि जो नए किसान हैं, जो शुरू में काम बहुत जोश से करते हैं, लेकिन किसी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाते, तो फिर उनको लगता है कि अब ये काम जो है हमसे नहीं हो पाएगा, या इसमें सक्सेस जो है वो नहीं है। उसका वजह बताएं। कम पूंजी खसम न खावा, ये कहावत है बुजुर्गों की। जिसके पास कम पूंजी होती है ना, वो किसी भी काम में कामयाब नहीं होता। क्योंकि टीपीआर जब बढ़ाते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, मान लो आज 10 लाख का प्रोजेक्ट है, पैसे ही 5 लाख है, 5 लाख लगा दिए, मान लो 5 लाख का जुगाड़ करके हमने प्रोजेक्ट तो खड़ा कर लिया, चलाने के लिए उसके लिए पैसा चाहिए। सबसे जरूरी जो मेन है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब तक फार्मर के पास नहीं होगी तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो जितने भी हमारे फार्मर किसान जो हैं, अगर फेल हुए हैं, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से फेल हुए हैं। हाँ, प्रोजेक्ट के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे पहले है। हमारे को 1 साल के खर्चे चाहिए, अगर हमारे पास से 1 साल के खर्चे नहीं होंगे तो हम उस फसल का कैसे पूरा पाड़ेंगे, हम पाड़ ही नहीं सकते। इसीलिए वो फेल होता है। और दूसरा इसी में एक ये है कि भाई, आपके कहने का मतलब ये भी है कि किसान को ये समझना पड़ेगा, पहली बात ये कि हाँ 1 साल मैंने कैसे निकालना है, पैसा उसमें ज़रूरी है। दूसरा ये कि देख रेख करनी है, या मान लो उसकी फीड है तो उसके बारे में पूरा पता भी होना चाहिए। ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आज के टाइम में 1 साल मछली पाल के फार्मर अगले साल वो टीचर बन जाता, कहता मैं ट्रेनिंग देता हूँ। उसको खुद ही नहीं पता होता मैं क्या हूँ, तो वो क्या ट्रेनिंग देगा। वो तो वही थोड़ी 2-4 बातें जो सीखी है उसने ट्रेनिंग में, वो आप लोगों को बता देगा। अंदर का ज्ञान तो नहीं बताता कोई भी किसी को। अंदर का ज्ञान तो तभी पता लगेगा जब उसकी अच्छी किसी आदमी के पास जाके ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से लेंगे, समझेगा उसको, तब जाके वो मछली पालन कर पाएगा। अदरवाइज मछली पालन इतना आसान भी नहीं है जितना किसान समझते हैं। सभी किसान भाइयों को मेरा एक ये अनुरोध है, जो भी काम स्टार्ट करता है उसको पहले ट्रेनिंग जरूरी है, उसके बाद आगे बढ़ना जरूरी है। यानी कि बिना ट्रेनिंग के अगर आप उतर रहे हैं तो फिर लॉस ही लॉस है उसमें, फिर लॉस ही लॉस है। हाँ। जो सर आपने शुरुआत की, बड़े अच्छे तरीके से आपने काम किया, फिर ये बात कब आई जब आपको पद्मश्री मिला? देखिए 90 के दौरान से मेरे को स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड मेरे को मिल चुके हैं। अच्छा। तो 2019 में हमारे को 5 लोग थे, हम पूरे इंडिया से किसान, पहला पद्मश्री स्टार्ट हुआ था तो भगवान ने सबसे पहले उसमें हमारे को भी सिलेक्ट करा। ये ऑफिसरों की मेहरबानी लगा लो या हमारे काम की प्रशंसा लगा लो, तो ये सरकार तक पहुंची। सरकार ने खुद ब खुद हमारे को बुला के पद्मश्री दिया। मैं सरकार का बहुत बड़ा आभारी हूँ और इनसे धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का। उन्होंने किसान के बारे में इतना बड़ा अवार्ड देना शुरू किया, क्योंकि पहले तो कभी पद्मश्री ख्वाब में नहीं था भाई किसान को भी मिलेगा। अब हर साल 5 अवार्ड पद्मश्री किसानों को दिए जाते हैं। तो इस सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर, जो आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग देते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। कैसे, मतलब वो आपसे कैसे कांटेक्ट करते हैं? आप जाते हैं या फिर वो आपके पास यहाँ आते हैं? नहीं, मेरे पास यहीं आते हैं। मेरे पास यहाँ सारा सिस्टम रखा हुआ, हमने ट्रेनिंग हॉल बनाया हुआ है, रहने का लिए भी बनाया हुआ है। अच्छा। जैसे अफगानिस्तान से 3 बैच निकाले थे, उन्होंने हमारी गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट किया था, गवर्नमेंट ने मेरा उनका नंबर दिया था। भाई आप अगर बढ़िया फिशरीज की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो सुल्तान सिंह से बात करो। तो उनका मिनिस्टर यहाँ आया था और वो बात करके उन्होंने वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था, वो हमारे साथ कांटेक्ट करके उसमें हमने ट्रेनिंग कराई थी उसकी। तो इस तरीके से एक हमारे इसका गोडविन था, इसका बहरीन का, तो वो मेरे को दिल्ली
से उसको पता लगा तो अच्छा। मेरे फार्म पे आया, तो वो भी मेरे को ट्रेनिंग के लिए वहाँ लेके गया था। अच्छा जी। तो वहाँ मैं खुद जाके दे के आया आप था। खुद बहरीन गए? बहरीन, वहाँ नाइजीरिया गया था मैं। नाइजीरिया के जो रिटायर्ड पर्सन थे, जैसे डॉक्टर हैं और ये मिलिट्री के रिटायर्ड, पुलिस वाले रिटायर्ड, जो अच्छे ऑफिसर थे, हाँ जी। उन लोगों को ट्रेनिंग दिया ताकि वो आगे नए समझा- आगे फार्मर को आसानी से सिखा सके किसानों को, हाँ। तो वहाँ ये के किसानों को समझा वहाँ की सके। गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, उस स्कीम के तहत भी मैं ये ट्रेनिंग वहाँ दे के आया हूँ। और इतना लंबा समय सर, बीच में बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब कई बार मान लीजिए नुकसान हो गया या किसी ने कुछ कह दिया, कभी ऐसा बीच में हुआ इन सालों में कि हाँ आपने शुरू किया, बीच में कभी नुकसान हुए, मछलियाँ मर गई, या कोई ऐसी चीज़ कि जब आया हो कि अब नुकसान हो गया, अब तो नहीं हो सकता, नहीं या फिर आप अनवरत जो है वो चले हुए? कई जगह लालच में आता आदमी, और लालच में हम गए भी हैं। महाराष्ट्र जा गए थे। अच्छा जी। महाराष्ट्र में वहाँ के जो थे ना, कुछ एससी लोगों के नाम वहाँ तालाब होते थे, हमारे नाम तो होते, जनरल लोगों के तो नाम तो कई स्कीम के तहत नहीं होते। हाँ जी। तो हमने अब उनको इससे डाल दिया, तो वही लोग बेईमान निकल गए। अच्छा जी। उन लोगों ने हमारे साथ बेईमाना कर लिया। अच्छा। तो इस तरीके से फिर हमने बीच में ही छोड़ के आना पड़ा। तो राजस्थान में जो, और ये हमारा महाराष्ट्र में, गुजरात में डैम बहुत हैं। अच्छा। उन डैमों के अंदर मछली भी पल रही है और वो सिंचाई के लिए भी काम आ रहा है। हाँ जी। वो पानी एक तरह से जो डैम के अंदर रहेगा, उसमें अच्छी सोसाइटियों का उसमें गुजारा हो रहा है। हाँ जी। गांव के गांव सोसाइटी बना के उसमें मछली पालन कर रहे हैं, और वहाँ से बड़ा अच्छा मछली पालन हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके की हमने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, 3 स्टेट में भी काम चालू किया था, और आज वहाँ के जितने भी डैम हैं उनमें भी मछली पालन हो रहा है। अच्छा, जो आपने बीच में बात बताई वो हुआ क्या था, जो महाराष्ट्र? तो वो ही है ना, जो एक सोसाइटी के नाम है। हाँ जी। जब ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा तो बेईमान हो जाएगा कोई ना कोई भी बेईमान हो जाएगा। तो वहाँ पे जब उन लोगों ने प्रॉफिट दिखा तो उन्होंने कह रहा है आपसे नाता तोड़ लिया नाता उन्होंने? तोड़ लिया। हाँ, आपसे तो इस तरीके से हम पैसा घटा के ही आए वहाँ पे। अच्छा जी। सर, आज की तारीख में कोई नया किसान जो, या मैं ये कहूँ कि आपसे सीखना चाहते हैं, या फिर आपकी बातचीत सुन के इस मछली पालन नया के, किसान है, हाँ, मेरा नंबर डाल दीजिए, मेरे से कांटेक्ट करेगा। अगर कोई ठीक। ट्रेनिंग लेना चाहेगा उसको हाँ हम बता दें किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक तो है। वो हमसे ट्रेनिंग ले सकता है। अच्छा जी। और जो मान लीजिए वैसे ही आपको सुन रहे हैं, तो क्या करें, मतलब पहला पॉइंट क्या हो? जिस मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे मछली पालन करना है, मुझे इस क्षेत्र में आना है, तो मैं तो पहले सबसे सबसे क्या करना पहले चाहिए? ट्रेनिंग लेंगे आप, उसके बाद आगे दूसरा स्टेप करेंगे। ठीक है। जैसे ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी फिर आप तालाब बनाइए, जो मर्जी बनाइए, कई तरह के हैं। जैसे गांव के तालाब हैं, डैम है, नहर है, समुद्र है, हर तरीके का पानी उस पर तभी जाएगा आदमी जब उसको नॉलेज होगी। बिल्कुल। नॉलेज लेने के बाद काम करना चाहिए। काम करना चाहिए। और अगर आधा अधूरा नॉलेज लिया तो फिर तो वो सफल नहीं वो तो फिर अपने पैसे भी जो उसके पास है वो भी खत्म करेगा, बिल्कुल। और फिर वो यही कहेगा इसमें तो घाटे का सौदा है, और दूसरों को भी सलाह देगा मछली का पालन मत करना, इसमें तो नुकसान है। नुकसान तभी होता है आधा अधूरी है, टेक्नोलॉजी लेके जब काम करता है किसान तब घाटा खाता है वो, अदरवाइज नहीं खाने का कोई चक्कर है। अगर पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो फिर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। हम चाहते हैं कि आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट है हम वो भी देखें, तो आप वो भी दिखाएं जरा, हाँ, ताकि हमारे जो देखने वाले किसान भाई हैं उनको भी पूरी बात का पता चले कि हाँ कैसे क्या होता है। बिल्कुल सर, चलिए आपको प्रोसेसिंग दिखा देते हैं। चलिए सर। तो अब हम प्रोसेसिंग यूनिट में हैं, और अब सर से जानेंगे कि उनके क्या क्या प्रोडक्ट हैं और कैसे वो इसको प्रिजर्व करते हैं। सर बताएं जरा। अब ये जो प्रोडक्ट हमने बनाए अभी सर, ये सिंगल पैकिंग में, डबल पैकिंग में अभी होगा। हाँ जी। जिसमें हमारा ब्रांड है। हाँ जी। तो ये सबसे पहले हमारा ग्रिल्ड फिश है। अच्छा जी। ये हमारा पंफ्रेट फिश है। ठीक है। ये मसाला टिक्का है। अच्छा। ये क्रिस्पी फिश है। ये हरा भरा टिक्का है, और ये काली मिर्च टिक्का है। अच्छा, ये सारे आप ही बनाते हैं? ये सारा का सारा हम बनाते हैं। ये सारे के सारे फ्राई भी कर सकते हो आप, और ये मैक्रो भी कर सकते हैं आप। अच्छा जी। ये सारे मैक्रो के प्रोडक्ट भी हैं और हमारे फ्राई के भी हैं। तो कस्टमर सबसे ज़्यादा जो खाने वाले 2 प्रोडक्ट हमारे सबसे इसमें यूनिक, एक काली मिर्च टिक्का। अच्छा और एक मसाला टिक्का, और एक हरा भरा टिक्का, ये सबसे ज़्यादा चलता है। अच्छा जी। जो भी दारू के साथ हाँ। सबसे ज़्यादा लोग इसको लाइक करते हैं। और वैसे भी जो नॉन वेज खाते हैं वो भी वो मछली तो करते ही हैं। हाँ। ये कितने टाइम तक सर प्रिजर्व आप रखते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम कोई इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, ये इसमें नेचुरल प्रोसेस में हम इसको 1 साल तक रख सकते हैं, फ्रोजन करके रख सकते हैं। और आपसे कोई लेकर जाता है तो वो भी अपने घर में फ्रिज में आराम से, अगर हमसे कोई लेके जाता है वो तो
10 दिन के लिए 15 दिन के लिए जाएगा। बिल्कुल। तो घर पे जो लेके जाएगा रखेगा उसको भी डीप फ्रीज में रखना है, नॉर्मल फ्रीज में नहीं रखना। अच्छा जी। ताकि ये डीप फ्रीजर में रहे, डीप फ्रीजर में रहे और इसकी क्वालिटी जो है वो क्वालिटी बरकरार मेंटेन मेंटेन रहे। रहे हाँ, इसकी हाँ। क्वालिटी। ठीक है। और ये सर ये सारा मशीनें हैं हमारी। अच्छा ये जी। सारा का सारा अब तो इसमें प्रोसेस नहीं हो रहा। हाँ जी। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट बनते हैं सारे ये मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। अच्छा जी। और इसको फिर हम कोल्ड स्टोरेज में -20 पे, पहले -40 पे करते हैं। अच्छा। उसके बाद जब स्टोर करते हैं -20 पे करते हैं। -20 हमारा ये प्रोसीजर है इसके अंदर। अच्छा जी। अच्छा। और इसको जैसे मान लीजिए आपने प्रोसेस पूरा किया तो कितना टाइम लगता है इसको, मतलब एक दिन में, या कितना मटेरियल आप तैयार कर देते हैं? 500 kg पर डे हम डेली कर सकते हैं। अच्छा। फिनिश प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। अच्छा जी। अगर कोई अपना प्रोडक्ट इसके अलावा अपना ब्रांड में लेना चाहता है हाँ जी, हाँ जी। तो हम उसको इस तरीके से भी दे सकते हैं बना के। अच्छा जी। अच्छा, वैसे भी खुद अपना ब्रांड बनाना चाहता हाँ जी, हो, हाँ जी, हाँ जी। प्रोडक्ट हम बना के देंगे। प्रोडक्ट आप बना के देंगे, वो पैकिंग अपना उसको- लेबल उसको ब्रांडिंग वो अपनी कर लेंगे। ब्रांडिंग अपनी कर सकता है। सर हम आपका प्रोसेसिंग यूनिट अंदर से देख सकते हैं? हाँ या? बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हो। ये आपका कोल्ड स्टोरेज? हाँ ये कोल्ड स्टोरेज है। ये माइनस का है। अच्छा। ये -10 पे जब चलाते हैं तो उस टाइम इसके अंदर करते हैं हम। अच्छा जी। हाँ तो ये हमारा -20 का है, इस पे हम प्रिजर्व करके रखते हैं इस चीज़ को। ये आपके ये सारे प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो हाँ है वो हाँ यहाँ जी, हाँ पर जी। रखे हुए हैं। ये हमारा ब्रांड है, ये ब्रांड में पैक हो रहा है। ये देख रहे हैं ना? जी, जी। ये ब्रांड में पैक हो रहा है हमारे। बिल्कुल। ये जो हमारा एरिया है इसमें हम सारे प्रोडक्ट बनाने के बाद टेस्ट चेक करते हैं। अच्छा जी। चेक करने के बाद हमारा तब अंदर स्टॉक में जाता है ये। मतलब जो भी आप तैयार करते हैं उसको पहले यहाँ पे चेक करते हैं हाँ जी। कि वो क्वालिटी वाइज कैसा है और उसके बाद फिर चेक करने उसके के बाद बाद हम स्टोरेज क्वालिटी चेक जिसे कहते हैं वो यहाँ होता हाँ ऊपर लैब है हमारा। है। अच्छा जी। लैब है, लैब में कंट्रोल होता है वैसे तो। अच्छा जी। हाँ उसके बाद फिर यहाँ चेक होता है टेस्ट कैसा आया। ठीक। अच्छा, क्वालिटी चेक होने के बाद फिर यहाँ फिर पे आते आता हैं, है। फिर आप दोबारा चेक करते हैं कि हाँ टेस्ट कैसा आया। तो सही है तो फिर उसको पैकिंग के लिए देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर नहीं सही है तो फिर उसको वहीं डिसमेंटल या फिर उसको हाँ लोकल मार्केट में। लोकल मार्केट। हाँ मसाला स्टफिंग है। अच्छा जी। ये बॉल फॉर्मिंग मशीन है। अच्छा। इसमें हम 10 तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं एक ही मशीन से। अच्छा जी। हाँ जी। तो जैसे ये कैसे काम करती है? ये इससे मतलब चल कैसे एक ही मशीन से कैसे 10 प्रोडक्ट? एक ही हमने कोफ्ता बनाया। हाँ जी। उस कोफ्ते से फिश फिंगर वो फिश कोफ्ता बना लो, हाँ जी। बिरयानी बना लो, और जी चिल्ली फिश बना लो। चिल्ली फिश बना लो। जो भी आप जिस टेस्ट में बनाना चाहते हैं, वो करी आप- फिश बना लो, करी फिश बिरयानी बना लो। इसमें 6 तरह के प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट से बना आप बना जा सकते बनाया जा सकता है। जैसे एक कोफ्ते से ही आप इतने तरह की सभी चीजें चीज़ बना सकते हैं। हैं। हाँ जी। ये इधर भी हमारा प्री प्रोसेसिंग एरिया है। पहले इधर हम करते हैं, इस विंडो से आता है हमारा सारा अच्छा जी। प्री प्रोसेस। हमारा एरिया इधर है ये सारा। अच्छा। ये इधर भी मशीनें हैं। हाँ ठीक सर। उधर भी है मशीनें। पूरा जो है वो काम यहाँ पर अच्छे फिर तरीके ये आधे से ज़्यादा काम इधर होगा। अच्छा जी। फाइनल प्रोडक्ट इधर होगा। फाइनल प्रोडक्ट इधर। हाँ ठीक ठीक। बिल्कुल, बहुत ही मतलब अच्छे लेवल पे जो है वो आप इसको कर रहे हैं, और तभी तो फिर ये पूरा जो है काम अच्छे तरीके से चलता है। ये बर्गर पैटी मशीन है, इसमें बर्गर बनते हैं हमारे। अच्छा जी। फिश बर्गर। हाँ ये फिश बर्गर मशीन है इधर। और ये ये फिश बर्गर है। ये हमारी बैटर ब्राइडिंग मशीन है। किस चीज़ की सर? जो क्रम चढ़ाते हैं हम किसी चीज मशीन प्रोडक्ट पे। हाँ जी। ये क्रम चढ़ाने की मशीन है हमारी। अच्छा। ये सारा काम जो है वो जब चलता है तो एक के बाद एक प्रोसेस हाँ एक के बाद एक मशीन में जाता रहता है। मशीन में जाता रहता है और पूरा प्रोसेस जो है वो बिल्कुल चलता रहता है। तो सर जिस तरह से अंदर हमने पूरी प्रोसेसिंग यूनिट में देखा, ये तो एक तो ये कि हाँ बड़ा शानदार तरीके से आपने बनाया हुआ, और सबसे बड़ी बात इसमें ये कि स्मेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं है अंदर। सबसे तो साफ सफाई वाला हाँ, जो ये देखो दवाइयों से धुलता है फर्श, ऐसे नहीं है। बिल्कुल। अगर इसको हम दवाई से नहीं धोएंगे तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो सबसे जरूरी तो इसकी मेंटेनेंस जो होती है सफाई की होती है। सफाई की। हाँ सफाई इसीलिए हम ज़्यादा रखते हैं ताकि कोई भी विजिटर आए उसको ये लगे ना अभी हम प्रोसेसिंग यूनिट में हैं, उसको ये लगे हम किसी घर में आए हैं। घर में आए हुए हैं। और दूसरा ये है कि अगर साफ सफाई होगी तब और ज़्यादा और अच्छा लगेगा। हाँ। और आगे प्रोडक्ट जो है वो भी बिल्कुल सेफ रहेगा। सेफ रहेगा। हाँ। यानी ऐसा नहीं है कि हाँ हम मछली रहे हैं हाँ। लेकिन है वो बीमारियों का घर, तो वैसा बिल्कुल। नहीं है। प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए। सेफ होना क्वालिटी कंट्रोल इसका
बिल्कुल सही मेंटेन होना रहना चाहिए, चाहिए। मेंटेन रहना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और इस बातचीत से मुझे लगता है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी अच्छा लगेगा बिल्कुल। और जानकारी ज़रूर उनको मिली होगी। और ख़ास तौर पर ये अंदर वाला सिस्टम जो प्रोसेसिंग यूनिट का, हालांकि वहाँ गर्मी ठंड ज़्यादा थी इसलिए हम जल्दी आ गए, नहीं तो हम चाह रहे थे कि हाँ थोड़ा और देखें उसको। हाँ। लेकिन खैर हमने वैसे तो देख ही लिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका एक बार फिर से। थैंक यू सर, थैंक यू। तो किसान भाइयों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप भी मछली पालन के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर अधूरा ज्ञान होगा तो फिर वो जो है वो अधूरा ज्ञान, वैसे भी कहा जाता है कि खतरनाक होता है। तो इस फील्ड में अगर उतरें तो पूरा ज्ञान लेके उतरें, और फिर जब आपको पूरा ज्ञान होगा तो आपको ना कोई बरगला सकेगा, ना कोई बहका सकेगा, और आप सीधे तरक्की के रास्ते पर जा पाएंगे। बहरहाल आज इस मुलाकात में, इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मेरे सहयोगी डिम्पल के साथ मैं संजीव कुमार, माई हिंदी टीवी, नीलोखेड़ी, करनाल।